आज की 10 बड़ी खबरें। वियतनाम ने साल 2026 के लिए अपने चावल निर्यात का अनुमान जारी कर दिया है। वियतनाम के कृषि और पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक देश 2026 में करीब 7.7 मिलियन टन चावल का निर्यात करेगा। इसमें से लगभग 75% यानी करीब 58 लाख टन उच्च गुणवत्ता और सुगंधित चावल होगा। रिपोर्ट के अनुसार 2026 की पहली छमाही में चावल निर्यात 40 लाख टन से अधिक रहने का अनुमान है, जिसमें जनवरी, मार्च और अप्रैल प्रमुख महीने होंगे। वहीं साल की दूसरी छमाही में निर्यात करीब 37 लाख टन रहने का अनुमान है, जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में चरम पर रहेगा। गौरतलब है कि 2025 में वियतनाम ने 8.06 मिलियन टन चावल निर्यात कर 4.1 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। थाईलैंड ने साल 2025 में अपने तय लक्ष्य से ज्यादा चावल का निर्यात कर सबको चौंका दिया है। थाईलैंड के विदेश व्यापार विभाग के मुताबिक देश ने 7.9 मिलियन टन चावल का निर्यात किया, जिसकी कीमत करीब 148 अरब बाट यानी लगभग 4.5 अरब डॉलर रही। यह आंकड़ा सरकार के 7.5 मिलियन टन के लक्ष्य से अधिक है। हालांकि सफेद चावल अब भी सबसे बड़ा सेगमेंट रहा, लेकिन इसमें सालाना आधार पर करीब 40% की गिरावट आई, जिसका कारण इंटेंस प्राइस कंपटीशन बताया जा रहा है। वहीं थाई होम, माली पारबॉयल, ग्लूटिनस और ब्राउन राइस जैसे सेगमेंट में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। 2026 में वियतनाम, भारत और पाकिस्तान से कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते थाई निर्यात 7 मिलियन टन गिरने की आशंका जताई गई है। बांग्लादेश सरकार ने चावल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए निजी व्यापारियों को 2 लाख टन पारबॉइल्ड चावल आयात की नई अनुमति दे दी है। इसके साथ ही इस वित्तीय वर्ष में निजी क्षेत्र को दिए गए कुल आयात परमिट 8 लाख टन तक पहुंच गए हैं। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब सरकारी भंडार पर्याप्त हैं और अमन फसल की पैदावार भी औसत से बेहतर रहने का अनुमान है। हालांकि कृषि अर्थशास्त्रियों ने इस कदम की आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि इससे घरेलू बाजार में कीमतें गिर सकती हैं और अमन धान किसानों को नुकसान हो सकता है। फिलहाल सरकारी गोदामों में चावल का स्टॉक मजबूत बना हुआ है। पंजाब के फोर्टिफाइड राइस कर्नल यानी एफआरके के निर्माता अब अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। निर्माताओं ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के दौरान फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति नीति में मनमाने बदलाव किए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि टेंडर जारी होने के बाद सप्लाई चेन, आवंटन और भुगतान प्रणाली में किए गए बदलाव संवैधानिक रूप से अनुचित हैं। इनमें पहले आओ पहले पाओ प्रणाली लागू करना और विभागीय रिलीज ऑर्डर अनिवार्य करना शामिल है। यह मामला केंद्र की फोर्टिफाइड राइस योजना से भी जुड़ा हुआ है। भारत की कॉफी निर्यात कहानी 2025 में दिलचस्प रही, जहां निर्यात की मात्रा में 4.47% की गिरावट दर्ज की गई और कुल शिपमेंट 3.84 लाख टन रहा। वहीं मूल्य के लिहाज से निर्यात 22.5% उछलकर 2.05 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की ऊंची कीमतें रहीं। अरेबिका कॉफी के निर्यात में भारी गिरावट देखी गई, जबकि इंस्टेंट कॉफी की शिपमेंट में 11.6% की बढ़ोतरी हुई। इटली, रूस और जर्मनी भारत के सबसे बड़े कॉफी आयातक रहे। भारत कॉफी के मामले में फिलहाल दुनिया का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हो गई है। दोनों देशों ने 3 अरब डॉलर की एलएनजी सप्लाई डील के साथ साथ एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। बीते एक दशक में भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और रक्षा निर्यात में 1100% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि भारत के रक्षा निर्यात अभी भी मुख्य रूप से पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र तक सीमित हैं, लेकिन नौसैनिक जहाजों और मिसाइल प्रणालियों में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय रुचि भारत की वैश्विक पहुंच को दर्शाती है। जापान की अर्थव्यवस्था को लेकर मिले जुले संकेत सामने आए हैं। 2025 में जापान को लगातार 5वें साल व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा, जो करीब 2.65 ट्रिलियन येन रहा। हालांकि दिसंबर में जापान ने 105.7 अरब येन का व्यापार सरप्लस दर्ज किया, लेकिन निर्यात वृद्धि दर 5.1% रही, जो उम्मीदों से कम थी।
खासतौर पर अमेरिका को होने वाला निर्यात तेज गिरावट का शिकार हुआ, जबकि ब्रिटेन, अफ्रीका और एशियाई बाजारों ने कुछ राहत दी। बढ़ते अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक आर्थिक दबाव जापान की व्यापार संभावनाओं को चुनौती दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़ा लक्ष्य तय करते हुए कृषि रोड मैप लॉन्च किया है। इस योजना के तहत राज्य कृषि क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन यानी GVA में सालाना 15% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यह पहला स्वर्ण आंध्र 2047 विजन का हिस्सा है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आधुनिक तकनीक अपनाने और वैल्यू चेन को सशक्त करने पर जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों की आय में इजाफा होगा और कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनेगी। महाराष्ट्र ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान स्मार्ट एग्रीकल्चर की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 2500 करोड़ रुपए के स्मार्ट कृषि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य में क्लाइमेट स्मार्ट और तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देना है। इस MOU पर ग्रामीण एनहांसर्स ग्रुप और न्यूट्री फ्रेश फार्म के टेक इंडिया के साथ सहमति बनी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में यह करार किया गया, जिससे आधुनिक खेती और कृषि इनोवेशन को नई गति मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर बड़ी योजना फिलहाल अधर में लटकी हुई है। सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत ऋण सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने पर विचार कर रही थी, लेकिन यह प्रस्ताव बजट से पहले अनिश्चितता में घिर गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर आपत्ति जताई है, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले बजट की 3 बड़ी कृषि घोषणाएं अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाई हैं। वर्ष 2020 में शुरू किए गए 1 लाख करोड़ रुपए के इस कोष के तहत फिलहाल 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ही 3% ब्याज सब्सिडी मिलती है। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।